नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज हिंदी पूरे देश में एक ज़रूरत बन गई है और देश के लगभग सभी हिस्सों में अपनी ज़रूरत के मुताबिक लोग हिंदी को सीख रहे हैं। इसके बारे में एक पुराना लेख आज हम आपको लगभग सन 2010 का अभय कुमार दुबे जी का लिखा हुआ लेख हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आज भी प्रासंगिक है। लेख का शीर्षक है, हिंदी तो वक्त के साथ चल रही है, विभिन्न रूपों में रमने और पनपने की क्षमता हिंदी को देश की संपर्क भाषा की हैसियत में लाती है। आइए विषय की ओर चलते हैं। कुछ अर्सा पहले शिमला में हिंदी पर हुई एक वर्कशॉप में यहाँ दिलचस्प फिक्रा सुनने को मिला कि आखिर हिंदी का इस्लाम कब तक खतरे में रहेगा। इस अनोखी टिप्पणी की गूंज अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि हिंदी पर एक और हंगामा हो गया। मराठी की राजनीति के जरिए उठे इस विवाद की प्रतिक्रिया में एक विचित्र सुझाव आया कि क्यों ना हिंदी को पढ़ाना देश में अनिवार्य कर दिया जाए। यह सुझाव देने वालों को शायद यह नहीं पता था कि अपनी स्वाभाविक विकास की प्रक्रिया में ही हिंदी पूरे देश के लिए लगभग अनिवार्य होती जा रही है। हिंदी के इस्लाम वाली बात भले ही मुहावरे में कही गई थी, पर पिछले कुछ संदर्भों पर नज़र डालने से इस मुहावरे की ज़मीनी हकीकत पता चलती है। 19वीं सदी के आखिरी वर्षों में हिंदी एक खास तरह की राजनीति के तहत हिंदू भाषा के रूप में बदनाम हो गई थी, पर यही भाषा अपनी पहुँच और इस्तेमाल की सुविधा के कारण लंबे अरसे से इस्लाम के प्रचार के लिए इस्तेमाल हो रही है। पिछले दिनों देवबंद द्वारा जारी किए गए फतवों के बारे में एक तथ्य हिंदी से भी जुड़ा है, जिस पर शायद किसी ने नज़र नहीं गई हो। आम समझ के मुताबिक किसी इस्लामिक धार्मिक संगठन का फतवा उर्दू में होना चाहिए, लेकिन आश्चर्य की बात है कि सभी फतवे हिंदी में लिखे गए हैं। इनकी हिंदी का स्वरूप अरबी फारसी वाली हिंदुस्तानी का ना होकर आजकल चलन में आ चुकी कोर्स की हिंदी का है। इसमें गुसल खाने को स्नानघर, हजात को शौचालय कहा गया है। इतना ही नहीं, एक लंबे अरसे से मस्जिद के नमाजियों के लिए लिखे जाने वाली हिदायतों और कब्रिस्तान में कब्रों के ऊपर लिखे जाने वाली इबारतों में इसी तरह की हिंदी का इस्तेमाल बढ़ गया है। पहली नज़र में तो लगता है कि हिंदी के प्रसार का एकदम नया क्षेत्र खुल गया है, लेकिन बात कुछ और ही है। इतिहास बताता है कि मुसलमानों में धार्मिक संदेश देने की भाषा के रूप में तबलीगी जमात हिंदी का शुरू से ही इस्तेमाल कर रही है और कुरान पाक का हिंदी तर्जुमा श्रद्धालुओं के बीच सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है। तमिलनाडु, जो कभी हिंदी विरोध का अड्डा हुआ करता था, सन 1965 के हिंदी विरोधी दंगों में वहाँ पर हुई हिंसा और आगजनी का एक तथ्य बहुत कम लोगों को मालूम है कि उस दौरान दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचारणी सभाओं के दफ्तरों और कुछ अन्य संपत्तियों पर एक भी हमला नहीं हुआ। लोग द्रमुक सरकार के मुख्यमंत्री सी अन्नादुरई का यह वक्तव्य भी भूल गए कि उन्होंने कहा कि उनकी सरकार हिंदी के प्रचार के खिलाफ नहीं है। उन्हें ऐतराज़ इस भाषा को उन पर थोपे जाने से है। अन्नादुरई का कहना था कि संपर्क भाषा कौन सी होगी, इस बात का निर्णय केंद्र सरकार नहीं कर सकती, यह काम इतिहास की ताकतों पर छोड़ देना चाहिए। दरअसल इतिहास की ताकतों ने यह फैसला कर लिया है। पिछले सालों में 45 गैर हिंदी भाषी बुद्धिजीवियों के एक सम्मेलन में यह बात स्पष्ट रूप से उभर कर आई है कि केवल हिंदी ही देश की संपर्क भाषा बनने की हैसियत रखती है। कारण वही है, विभिन्न रूपों में रमने और पनकने की उसकी क्षमता। आज दक्षिण भारत में हिंदी उस दौर के मुकाबले कहीं ज़्यादा सीखी जा रही है जिस दौर में वहाँ बाकायदा राष्ट्रवादी परियोजनाओं के रूप में उसका प्रचार किया जाता था। आज हिंदी का प्रचार वहाँ ज़रूरत की उपजी मांग की वजह से है। जिन्हें अखिल भारतीय प्रोडक्ट लाइन में धंधा करना है, उन्हें हिंदी को बोलना समझना तो सीखना ही होगा। युवा और महत्वाकांक्षी तमिल पीढ़ी तो ऐसा करने में द्रमुक वाले भी आज नहीं रोक सकते। आज हालात यह है कि आप केवल अंग्रेजी बोलते हैं तो चेन्नई में रास्ता नहीं पूछ पाएंगे, लेकिन अगर हिंदी बोलते हैं तो रास्ता भूलने का कोई डर नहीं है, आप रास्ता आराम से पूछ सकते हैं। इस बदलाव का कारण है हिंदी का अपनी एकरूपता से की जड़ से निकल जाना। अब हिंदी के जीवन और विकास का ठेका केवल साहित्यिक गोष्ठियों में रुक रुक कर बोले जाने वाली आलोचना की भाषा के पास नहीं रह गया। यह जिम्मेदारी अब बहुत तरह की हिंदियों के विविध कंधों पर है। आज टीवी की हिंदी अलग तरह की है, प्रिंट मीडिया की हिंदी उससे अलग तरह की है। यह बोलचाल की मुहावरों वाली इंस्टेंट हिंदी है जिसे फ़ौरन बोलना पड़ता है। एफएम चैनल की हिंदी एकदम नए तरीके की है जिसमें मजाक में मिक्री पेरोडी का बोला वाला है। फिल्मों की हिंदी भी बदल चुकी है क्योंकि उसे पता चल गया है कि नए पॉप कल्चर के मुताबिक अपने आप को ढालना उसके लिए लाजमी हो चुका है। पिछले 30 सालों में हिंदी जो एक थी किस्म किस्म की हिंदियों के रूप में अब पनप रही है। एक हिंदी की अनेकता का सिलसिला 80 के दशक में शुरू हुआ था, जब पत्रकारिता की दुनिया साहित्य से अलग होकर एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में स्थापित हुई थी। उसके बाद से पत्रकार होने के लिए साहित्यकार होना जरूरी नहीं रह गया। फिर टीवी के सीरियल लिखने के लिए भी साहित्यकार होने की शर्त मिट गई। 90 के दशक में रेडियो जॉकी बनने की ट्रेनिंग अलग से दी जाने लगी। हिंदी में टीवी एंकर एक अलग तरह की आर्ट विकसित होने लगी।
यह अलग, इसके कारण अलग अलग हैं। इस तरह की सामाजिक ज़रूरत को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली हिंदी भी अलग अलग है। इस तरह हर एक पहचान की आवाज़ बनकर ही हिंदी एक जीवंत भाषा होने का कर्तव्य पूरा कर पाएगी। इस बदलाव पर हिंदी के शुद्धवादी और शुद्धार्थवादी चाहें तो जितने ऐतराज़ कर लें, पर उनकी आपत्तियों पर अब कोई कान नहीं दे रहा है। हिंदी वक्त के साथ चल रही है और ये वक्त के खिलाफ खड़े हैं। हिंदी के बारे में 2010 में लिखा गया अभय कुमार दुबे जी का यह लेख आज भी प्रासंगिक है, इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं। और वास्तव में आज भी हिंदी पूरे देश के लिए प्रासंगिक बन चुकी है, संपर्क की भाषा बन चुकी है। इसी तरह के अन्य लेखों के लिए, वैदिक विचारों के लिए, महापुरुषों के जीवन के प्रेरणादायक प्रसंगों के लिए, प्रेरक कहानियों के लिए, नीति वचनों के लिए, वैदिक भजनों के लिए वैदिक राष्ट्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन की घंटी दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन के रूप में आप तक पहुँचें। धन्यवाद।